with this, we will start the webinar. And what is important in this webinar is that the relevance of the topic, and there was a massive change which was brought in Finance Bill 2021, wherein the complete reassessment procedure and complete reassessment structure got changed. And I will not take much of time in this, because we have sir who would get into deep in terms of and explain what has changed. But if you look about the assessment procedure, which was very into different sections, there was section 148 and section 147 was there. And now with this change, the ambit of section 147 has been expanded. And the idea behind this change, according to the government, is that it will bring more transparency, it will bring more cohesiveness, and the system will get involved and ensure that the assessments are done in a proper manner and within the timeline which they are about to under the law. And there are other benefits also, which we will discuss further in this webinar as we get into the Q&A mode. So with this, without further ado, I welcome Mr. R.K. Patnia, sir, to please start and start this webinar. Over to you, sir. Thank you, Alok, Chairman of the Dhanbad branch, members of Executive Committee, my professional colleagues, taxpayers, entrepreneurs, आप सबों का मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग न्यू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147 to 153 that relates with the search, assessment of search, survey, and other reassessment other than search and survey. All these will be covered under section 147 to 153. विषय पर आने से पहले मैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से भी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने आयकर इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरह के रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, पहले इन्होंने फेसलेस असेसमेंट, फिर फेसलेस अपील, फेसलेस पेनल्टी, और नाउ इन्होंने जो 1 अप्रैल 2021 से न्यू प्रोविजंस ऑफ असेसमेंट ऑफ सर्च, सर्वे एंड रीअसेसमेंट जो इन्होंने लेके आए हैं, ये काबिले तारीफ है। इनका कार्यकाल शायद इनकम टैक्स एक्ट के रिफॉर्म्स के रूप में जाना जाएगा, और इसके लिए इनकी मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। ये जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस प्रोविजंस के बारे में, ये इनकम टैक्स के सबसे लिटिगेंट सेक्शंस में आते हैं। यानी अगर ये पता लगावें, जो शायद 25 सितंबर को ये बताया गया था सीबीडीटी की तरफ से कि 4,50,000 4,50,000 केसेज आर पेंडिंग, उसमें मोर देन 50% केसेज सर्च, सर्वे एंड रीअसेसमेंट से संबंधित थे और हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इस साल रिपोर्ट नोटिस आई 148 की। उसका कारण ये था कि 14-15 असेसमेंट ईयर टाइम बार्ड हो रहा था 1 अप्रैल से, क्योंकि फाइनेंस बिल आ गया था, और 17-18 भी टाइम बार्ड हो रहा था छोटे केस के लिए, बिलो 50 लाख जो वेजन था उसके लिए टाइम बार्ड हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी केसेज इन्वेस्टिगेशन विंग में पेंडिंग थे, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर थे, उसको कंक्लूड करके सबका इन्होंने 148 कर दिया। सेक्शंस का जो प्रोविजंस है उसके बारे में हम लोग जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में हम उसको कवर करूंगा मैं। लेकिन यहाँ आई वुड लाइक टू मेंशन वन इम्पोर्टेंट, आई वांट टू शेयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी जर्नी शुरू की 1 अप्रैल 1961 से, और अभी हम लोग पहुंचे 1 अप्रैल 2021, यानी 60 साल की जर्नी हमने कंप्लीट की। और 60 साल के साल में अगर आप सारे एक्ट्स को देखेंगे तो रीअसेसमेंट एक चैप्टर बराबर रहा। और अगर सबसे पहला प्रोविजंस अगर आप देखेंगे 1 अप्रैल 1961 का, तो उस टाइम हमारे जो पुराने साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा कि उस टाइम 2 कंडीशन हुआ करती थी, 147A और 147B। अगर 147B को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि उस टाइम क्या था कि इफ एन AO is having any information in his possession which suggests
that any income chargeable to tax escaped assessment, he has a power to reassess the income of that assessment. और जब हम 1 अप्रैल 2021 के न्यू प्रोविजंस को भी देखते हैं तो 147 और 148 को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जब पढ़ते हैं तो ये सेम प्रोविजन फिर हमारे सामने आ गए कि इफ एन assessing officer has an information that any income which is chargeable to tax is escaped assessment, he has a power to reassess that income. लेकिन फर्क इन्होंने क्या किया? फर्क ये किया कि पहले डिस्क्रिशन पावर था असेसिंग ऑफिसर का, यानी असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशनरी पावर पर निर्भर करता था कि किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनको 148 करना है और किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उनको 148 नहीं करना। परंतु अब उन्होंने इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया है एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 148 में, उन्होंने एक्सप्लेनेशन को डिफाइन कर दिया। उन्होंने क्या डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन को कि क्या इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 148। नंबर 1, इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड बाय सीबीडीटी। अगर सीबीडीटी इंफॉर्मेशन फ्लैग कर रही है किसी एसएससी के संबंध में, इनका इवेजन ऑफ टैक्स है, तो उसके आधार पर वो 148 कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 टू 153। यानी 148 से 153 के बीच में प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वो उसका रीअसेसमेंट कर सकते। सेकेंड है कि फाइनल ऑब्जेक्शन गिवन बाय द C&AG। थर्ड है कि अगर किसी के यहाँ सर्च हो जाता है तो उस केस में भी 147 होगा, 147 में उसका असेसमेंट होगा, और किसी के यहाँ सर्वे होता है तो सर्वे के केस में भी उनका 147 होगा। तो डिफरेंस ये है कि अब डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ असेसिंग ऑफिसर का खत्म हो गया और अब जो इंफॉर्मेशन इनके पास चाहे बोर्ड से या फिर C&AG के रिपोर्ट के आधार पर या फिर सर्च या सर्वे के आधार पर ये इसका रीअसेसमेंट करेंगे। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स में जानना चाहें, रीजन्स में जानना चाहें कि आखिर ये अमेंडमेंट इतना बड़ा बदलाव कि ये तीनों प्रोविजंस यानी तीनों का तो अलग अलग चैप्टर थे, तो ये तीनों को एक ही छतरी के अंदर एक ही अम्ब्रेला के अंदर ले आए, यानी सबका असेसमेंट अब 147 में भी होगा। तो अगर रीजन्स को हमको देखना है तो हमको मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द रीजन्स पेज नंबर 46 to 50 फाइनेंस बिल 2021 अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि 4 रीजन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज करने का। पहला रीजन जो है वो रीजन उन्होंने दिया कि जो ओल्ड प्रोविजंस थे दे हैव इंक्रीज द लिटिगेशन, यानी उन्होंने लिटिगेशन काफी बढ़ाया। पुराने प्रोविजंस ऐसे थे कि लिटिगेशन काफी बढ़ा। सेकेंड है कि एडवांस टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेयर हैज बीन क्रिएटेड इन द डिपार्टमेंट। और थर्ड इन्होंने जो दिया रीजन कि डिपार्टमेंट इज नाउ रिसीविंग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एसएससी अंडर सेक्शन 285BA 114 रूल्स रेड विद रूल 114E, यानी जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है हमारे उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बहुत सी अथॉरिटी को, तो उसके द्वारा उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और चौथा है कि बहुत सी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमारा 148 रीअसेसमेंट इंफॉर्मेशन बेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्राइव होना चाहिए। वहीं पर उनका उद्देश्य भी जो दिया गया है वो उद्देश्य 2 उद्देश्य उन्होंने दिया इसके लिए। एक उद्देश्य दिया कि टू रिड्यूस द लिटिगेशंस, और सेकेंड उद्देश्य इन्होंने दिया टू इंक्रीज द ईज ऑफ बिजनेस। जब इस उद्देश्य को देखा और ये जब स्टडी किया सारे प्रोविजंस को तो लगता है कि पहला उद्देश्य इनका डिफीट करेगा, बिकॉज विंडोज आर स्टिल ओपन फॉर लिटिगेशन। विंडोज जिसकी की चर्चा हम लोग जब डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रोविजंस की उस टाइम पर इसकी चर्चा मैं करूंगा। और सेकेंड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी पीछे गया है, क्योंकि अभी 6 साल के केस भी ओपन होते थे और अभी उन्होंने 50 लाख से ऊपर जो इवेजन है या 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का इवेजन है उसमें 10 इयर्स का इन्होंने टाइम लिमिटेशन किया है। वो भी अब एक बिजनेसमैन 10 साल तक अपने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखेंगे तो उनको कितना उसमें एफर्ट्स लेना पड़ता है, कितना उनका पेन होता है, कितना उनकी टॉर्चरिंग होती है। साथ में इन्होंने रेवेन्यू को भी डेफर कर दिया 10 साल, क्योंकि अगर आप 10 साल तक उसको
10 साल तक खोल सकते हैं, तो डिपार्टमेंट में जैसे अभी टाइम बारिंग थे तो फटाफट कैसे सब सारे डिस्पोजल हो गए केस इन्वेस्टिगेशन के। तो अगर आप 3 साल भी उसको रखते, 3 साल नहीं तो 5 साल रखते तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और फ्यूचर में हमको लगता है कि चैम्बर्स को और इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब इंफॉर्मेशन बेस है, जब टेक्नोलॉजी ड्राइव से आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसको 10 ईयर्स तक प्रोलॉन्ग करके रखने का कोई पर्पज नहीं है। उससे आपका रेवेन्यू भी मार खाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू आपको 10 साल के बाद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ कंक्लूड करता हूँ तथा आलोक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल डिस्कशन ऑन इशू स्टार्ट करें। Thank you, sir. So what I have understood with what you have said is that the new provision has been brought in because the earlier provision was bringing lot of disputes and litigations. But अभी ये हमें पता नहीं है, फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि जो नया प्रोविजन है वो भी लिटिगेशन लाएगा कि नहीं लाएगा। Because the difference, what I have understood, the difference between the new law and old law is that under the new law, the AO must have information in his hand. So उनके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई इनकम स्केप हुआ है। और जो पुराना लॉ था वो था कि रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव का एक जो बैंडविड्थ था वो बहुत बड़ा था। रीजन टू बिलीव तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक वो उसको नैरो डाउन किया गया है। तो सर मैं एक बार इस बारे में समझना चाहता हूं कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कि अननेसेसरली पहले अननेसेसरी 147 148 के नोटिसेस आ जाते थे। 10,000 मतलब इतने इतने छोटे छोटे केसेस में, छोटा बिजनेस है उस पर नोटिस आते थे। तो ये जो चेंज हुआ है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और समझाइए। आलोक ने ठीक ही कहा कि अभी जो इमीडिएट जो हमारे प्रोविजंस थे 147 148 के, उसमें रीजन टू बिलीव एक फ्रेज था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। यानी अगर एओ को रीजन टू बिलीव है कि देयर इज सम एस्केपमेंट ऑफ इनकम, तो वो 148 कर सकते थे। तो वो पूरा का पूरा उनके डिस्क्रिएशन पर निर्भर करता था। और दूसरी बात थी कि जो पुराने जो हमारे प्रोविजंस थे उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि 148 इशू वो करते थे, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन रहती थी 148 में नोटिस में लिखते थे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे एसएससी के साथ में। और जबकि ये नेचुरल जस्टिस डिमांड्स करता है कि जब कोई आप इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं एसएससी के खिलाफ, यानी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप सेक्शन 148 में उनका रीअसेसमेंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको शेयर करना चाहिए। लेकिन बाद में ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल डाउन किया जीकेएन केस में, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, रीजन टू रिकॉर्ड अगर एसएससी मांगता है तो आपको उनको देना है, और अगर वो ऑब्जेक्शन भी फाइल करते हैं तो ऑब्जेक्शन को भी आपको डिस्पोजल करना है। तो फर्क तो काफी आएगा, क्योंकि अब आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है और एक टेक्नोलॉजी ड्राइव सिस्टम से आपका जो है ये इंफॉर्मेशन, यानी आपकी रिटर्न और आपकी जो इंफॉर्मेशन आएगी 285B के हिसाब से उसको कंपेयर करेंगे और उसके आधार पर ये रीओपन करेंगे, तो फर्क तो काफी आएगा। ओके सर। अच्छा, एक चीज और, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट द न्यू फॉर सर्च केसेस, जो सर्च इनिशिएट हो गई है 31 मार्च 2021 के पहले, उसके यहाँ तो जो पुराना प्रोविजन है, on that basis only the assessments will happen under the old provision. Only the search cases which has initiated post 31st of March, only in those things the new provision will work, right? My understanding is correct. इसमें नए प्रोविजन और जो सर्च इनिशिएट 31 मार्च या 31 मार्च के पहले हुए हैं, उनका असेसमेंट पुराने प्रोविजन यानी सेक्शन 158, 53A, B और C, D के अनुसार होंगे। यहाँ पर जो वर्ड इनिशिएट दिया है इन्होंने, 153A में भी इनिशिएट था। ये इनिशिएट का डिपार्टमेंट पहले किया कुछ केसों में कि जब डीजी ने सर्च वारंट इशू कर दिया, तो उसी को इनिशिएट माना जाएगा। लेकिन इसको लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एक केस तो मैंने भी फाइट किया। इसमें वो केस ऐसा था कि सर्च वारंट इशू हो गया, और सर्च वारंट इशू होने के बाद में जब सर्च टीम गई उस एसएससी के यहाँ, तो उसकी ऑफिस बंद थी और सील हो गई थी उसकी ऑफिस। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी केस के कारण उसको सील करके रखा था, तो दे कुड नॉट कंडक्ट द सर्च। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 153A का नोटिस दिया 6 साल का और असेसमेंट किया, तो उसको मैंने डिफेंड किया। और बाद में मुझे एपीलेट स्टेज पर ये जस्टिस मिला कि जब आपने सर्च कंडक्ट ही नहीं की
तो फिर आपका पंचनामा ही नहीं ड्रॉ हुआ तो ये 153 में आपको जुडिक्शन नहीं मिले। तो अभी तो कर्नाटका हाईकोर्ट का भी एक डिसीजन आया है, उन्होंने बोला कि इनिशिएशन का मतलब ये होगा कि सर्च टीम एसएससी के यहाँ जा करके जब उनका सिग्नेचर, जो सर्च वारंट पर उनका काउंटर सिग्नेचर लेते हैं और जब वो इंटर कर गए उनके प्रीमाइजेज में, तब वो सर्च इनिशिएट माना जाएगा। और जो उन्होंने डीजी साहब ने जो साइन किया ये सर्च वारंट, that is only authorization for conducting search. That was not the search initiated. Search was authorized by the DG. तो वो इंटरप्रिटेशन के आधार पर ये सेटल हुआ मामला। और अभी जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा जाता हूँ कि किसी के यहाँ अगर 31 मार्च को सर्च इनिशिएट हो गई और कंक्लूड हो रही है, समझिए कि 4 अप्रैल को या 3 अप्रैल को, तो उसके केस भी पुराने प्रोविजंस के आधार पर ही उनका प्रोविजन के हिसाब से असेसमेंट होगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो सर्च इनिशिएट की वो 31 मार्च के पहले कर। चलिए आगे बढ़िए। Okay. Second point which I wanted to discuss is in terms of inquiry to be conducted by AO in respect of information. So there is a new provision which has been brought in. The provision is 148A subsection A, which says that an additional power has been enabled in the hands of AO that he can conduct inquiry with respect to such information. ये प्रोविजन पहले वाले में नहीं था मेरी समझ से, तो सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोविजन का? ये समराइज वे में मैं आपको पहले थोड़ा प्रोविजन समझा देता हूं और उसके बाद ये, क्योंकि जब तक प्रोविजंस नहीं ऑडियंस जानेंगे कि प्रोविजंस आके चेंज क्या हुआ, तो इसमें सेक्शन 147, 148 और 148 ए कैपिटल ए 40A जो है वो एक नया सेक्शन ये लेके आए हैं, और 147 और सेक्शन 148 को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। 147 पहले जो एक था उसमें एक बड़ा सा सेक्शन था, हमको लगता है कि 3-4 उसमें एक्सप्लेनेशन थे, 2-3 प्रोविजो था और 2 पन्ने का सेक्शन था, जिसको इन्होंने अब एक सिर्फ सिंपल एक पैरा और एक एक्सप्लेनेशन के द्वारा इन्होंने ये सेक्शन को बिल्टअप किया। इन्होंने ये सिर्फ एक सिंपल बात बोली इसमें कि if any income is chargeable to tax in connection with an SSC for any assessment year and which is escaped assessment, then AO can compute or AO can reassess the income of that SSC। देखिए सेक्शन में assess और reassess 2 वर्ड दिए गए हैं, उसको भी मैं एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ कि असेसमेंट का मतलब तब होगा जब उस एसएससी ने अपनी रिटर्न नहीं भरी और फर्स्ट टाइम पर ही वो अपनी रिटर्न दे रहे हैं, और रीअसेसमेंट तब होगा जब हमने अपनी रिटर्न भर दी है, उसका असेसमेंट चाहे तो 143(1) में हो गया या 143(3) में हो गया, तो वो रीअसेसमेंट का मामला। और साथ में इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाल दी उसमें, वो एक्सप्लेनेशन में इन्होंने ये कहा कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, यानी अगर आपने प्रोसीडिंग शुरू कर दी 147 की और उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन इनके पास आती है असेसिंग ऑफिसर के पास कि सम अदर इनकम विच इज चार्जेबल टैक्स विच इज आल्सो एस्केप्ड असेसमेंट, तो उस इनकम का भी असेसमेंट ये कर सकते हैं। और उसमें सेक्शन 148A को फॉलो नहीं करेंगे, यानी 148A में जो अपॉर्चुनिटी देना है इनको एसएससी को, उसको फॉलो नहीं करना। अब सेक्शन 148 की भी बात कर लेते हैं हम लोग। 148 जो है वो आपका, इसमें 2 पैरा और 2 एक्सप्लेनेशन है। एक पैरा में इन्होंने सिंपल कहा कि एसएससी 147 असेसमेंट करने के पहले असेसिंग अफसर को 148 की नोटिस एलोंग विद ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A सर्व करेंगे, और उस नोटिस के आधार पर एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और जो रिटर्न फाइल करेंगे उन सारे कानून होंगे 139 के जो प्रोविजन है सारे उस नोटिस उस रिटर्न पर लागू हो जाएंगे। और सेकेंड जो पैरा में इन्होंने लिखा कि नोटिस इश्यू नहीं कर सकते हो जब तक कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जो इंफॉर्मेशन डिफाइंड की गई है एक्सप्लेनेशन 1 में, यानी एक्सप्लेनेशन 1 के आधार पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके आधार पर ही असेसिंग ऑफिसर नोटिस इश्यू करेगा अंडर सेक्शन 148। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था कि 4 सोर्स से उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे तो सीबीडीटी फ्लैग करेगी इंफॉर्मेशन, चाहे फिर सीएनएजी के द्वारा मिलेगी, सीएनएजी की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी, या उस एसएससी के यहाँ सर्च हो जाए या उस एसएससी के यहाँ सर्वे हो जाए।
अब ये वहां पर एक इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया कि ये जो सर्वे और सर्च के केस में इनको डीम्ड मान लिया जाएगा इंफॉर्मेशन कि असेसिंग ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन डीमिंग प्रोविजन डाल दिया, यानी असेसिंग ऑफिसर डीम टू हैव दैट पोजीशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो ये सेक्शन 148 में किया। अब 148 ए में क्या किया है कि इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि 148 के इश्यू करने के पहले असेसिंग ऑफिसर क्या क्या स्टेप्स लेंगे। नंबर 1 स्टेप जो आपका क्वेश्चन था, नंबर 1 स्टेप ये है कि अगर वो इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है, वहां कंपलसरी नहीं है क्या कि वहां मैं वर्ड यूज किया है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ये ऐसा लगता है कि जो इंफॉर्मेशन उसके पास सीबीडीटी से आई है या सीएनडीजी से आई है उसकी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी करने का इंटरप्रिटेशन यही बनेगा कि वो एसएससी के फेवर में यहाँ इंक्वायरी करना चाहता है, क्योंकि वो वहां ड्रॉप कर सकता है उस स्टेज पर, प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो सकती है। मान लीजिए कोई एक इंफॉर्मेशन आई और असेसिंग ऑफिसर को प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये इंफॉर्मेशन तो गलत है, इसके आधार पर 148 नहीं हो सकता है, तो वो इंक्वायरी कर सकता है और वो इंक्वायरी जो करेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के करेगा। सेकेंड जो उन्होंने जो बोला कि अगर वो इंक्वायरी ठीक है, इंक्वायरी किया नहीं किया, लेकिन मैंडेट दिया वहां पर कि ये 148 के नोटिस इश्यू करने के पहले उनको एक 100 कोज देना पड़ेगा एसएससी को। उस 100 कोज में सारे इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी सीबीडीटी से जो इंफॉर्मेशन आई और या सीएनडीजी से इंफॉर्मेशन आई या सर्वे के दौरान जो इंफॉर्मेशन आई वो सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सर्च में इसको एक्सक्लूड किया है। सर्च के केस में 148 को फॉलो नहीं करना है एसएससी ऑफिसर को, लेकिन सर्वे के केस में एक्सक्लूड नहीं किया है। तो सर्वे के दौरान जो इंफॉर्मेशन आई तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पर वो 100 कोच करेंगे एसएससी को, और एसएससी अपना कंप्लाइंस करेंगे, उसको अपना जवाब देंगे और उस जवाब को कंसीडर करते हुए एसएससी असेसिंग ऑफिसर यानी एओ एक ऑर्डर पास करेंगे 148 ए में, और वो ऑर्डर उनको सर्व करेंगे। अब ऑर्डर जब पास करने की बात आई तो ये ऑर्डर दोनों हो सकते हैं, एसएससी के फेवर में भी हो सकता है, एसएससी के अगेंस्ट में भी हो सकता है। अगर एसएससी के फेवर में हो गया तब तो ये इनिशियल स्टेज में ही ड्रॉप हो गई इंक्वायरी, और अगर ये एसएससी के अगेंस्ट में हुआ तो ये ऑर्डर को ये सर्व कर देंगे एलोंग विद नोटिस सेक्शन 148। वहां पर जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 में एक्सक्लूड किया है कि ये सर्च एंड सर्वे के सर्वे नहीं, सिर्फ सर्च के केस में या ऐसे या सर्च एक्स के सर्च में अगर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या एसेट्स मिलते हैं तो वाई के केस में ये 148 को फॉलो नहीं करना। तो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो इंक्वायरी करने का, तो इंक्वायरी को प्राइमा फेसी अगर उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन को जांच करना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के आधार पर 148 नहीं हो सकता, हालांकि एक्ट में ऐसा नहीं लिखता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसका यही होगा, क्योंकि वहां जो वो अगर वो जरूरी समझे, क्योंकि सीबीडीटी की इंफॉर्मेशन को वो इंक्वायरी करना चाहते हैं बिफोर इशूइंग द सो कॉल्ड टू द एसएससी। इसका माने ये है कि वो पहले जांच लेना चाहते हैं अपने स्तर पर कि ये इंफॉर्मेशन के आधार पर 148 हो सकता है या नहीं हो सकता। Okay, sir. Sir, the next thing which I wanted to understand कि ये what is considered as information in income scaping assessment. You have explained it earlier also, but for our benefit of our audience, अगर आप एक summarize way में बता दें कि information क्या होती है, what is the information which is considered in income scaping assessment? देखिए सेक्शन 148 में इंफॉर्मेशन की डिफिनेशन दी गई है, उसमें 2 सोर्स तो बताया। सीबीडीटी अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है क्योंकि उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है सेक्शन 285 बीए के आधार पर, या बहुत सी एजेंसी उनसे शेयर कर रही है, तो सीबीडीटी आरएमएस एक सॉफ्टवेयर है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो वहां पर इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग करेंगे और वो इंफॉर्मेशन को एओ को फ्लैग करेंगे। या फिर सीएनडीजी अपनी रिपोर्ट में अगर ये देते हैं कि ये असेसमेंट स्पेसिफिक एसएससी के बारे में लिखते हैं कि ये इनका असेसमेंट प्रोविजन फ्लो नहीं हुआ है, तो वो इंफॉर्मेशन माना जाएगा। या किसी के यहाँ सर्च हो गया है तो वो भी डीम्ड इंफॉर्मेशन माना जाएगा, और किसी के अगर सर्वे हो गया तो वो भी डीम्ड इंफॉर्मेशन माना जाएगा। यहाँ सीएनडीजी की जो बात है उस पर मैं 1 मिनट 2 मिनट लेना चाहता हूँ। देखिए अभी इन्होंने अभी तक जो लॉ थे, जो सेटल लॉ था, वो ये था कि सीएनडीजी के रिपोर्ट के आधार पर कोई 148 नहीं हो सकता। ये सेटल 1957 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। एक केस था इंडिया ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी का केस था, जिसमें उस टाइम पी भगवती चीफ जस्टिस थे और लार्जर बेंच ने
ये डिसीजन दिया था 3 बेंच के मेंबर ने कि चूंकि CNAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वी ऑल रिगार्ड्स CNAG, लेकिन CNAG जुडिशियल वर्क को यानी QC जुडिशियल अथॉरिटी के वर्क को सुपरवाइज नहीं कर सकती है। वो सुपरवाइज कर सकती है उनके एग्जीक्यूटिव वर्क को, वो सुपरवाइज कर सकती है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, वो सुपरवाइज कर सकती है रूल्स और रेगुलेशन को, किनका रिफंड कब जाना था कब नहीं गया, रिफंड का कैलकुलेशन देख सकते हैं, आप टैक्स का कैलकुलेशन देख सकते हैं। लेकिन अब शेयर कैपिटल पर AO ने क्या डिसीजन लिया, और वो एक QC जुडिशियल डिसीजन है, तो उसको उसके ऊपर कंट्रोल CNAG का नहीं होता था पुराने प्रोविजंस में। अभी चूंकि लेजिस्लेचर ने इसको कानून में ले आया है, तो कानून में ले आया, तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर को कानून बनाने का राइट है, ये एकदम सत्य बात है, लेकिन लेजिस्लेचर को भी कानून आना है विद इन पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आने वाले दिनों में ये टेस्टिंग होगा कि ये जो कानून बना है इस CNAG के रिपोर्ट के आधार पर आपका रीअसेसमेंट हो सकता है। क्योंकि इसमें एक और बात है कि CNAG आखिर किस रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट देती है, जिसको कि AO ने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया है। तो ये भी वेल सेटल्ड लॉ है आज के दिन कि रीअसेसमेंट रिव्यू के लिए नहीं हो सकता है, यानी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय द AO that cannot be AO cannot be allowed to review the same documents under section 148। तो ये दोनों बात यहाँ पर डिफिट कर रही है। तो अब ये लग रहा है कि CNAG वाला जो मामला है, जो मैंने आपको बोला कि बहुत सी विंडो ओपन रख दी गई है, इस पर लिटिगेशन होने की संभावना है। कि बहुत से मैं सीनियर एडवोकेट्स की भी बात सुन रहा था और उनके आर्टिकल्स भी पढ़ा, तो उनका भी ये व्यू है कि ये आने वाले दिनों में ये टेस्ट होगा और ये लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस पावर को देखा जाएगा। Sir, my second point is, in what are the cases wherein a prior approval is required by the AO before issuing notice under 148? ऐसे कौन-कौन से केसेस है जहां प्रायर अप्रूवल की दरकार है AO को 148 की नोटिस इशू करने के पहले? देखिए, इसके लिए सेक्शन 151 अगर हम पढ़ेंगे तो 151 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे दी गई है, और 149 भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। 149 अभी जो नया 149 है, इसके हिसाब से अगर 50 लाख से कम का इवेजन है तो वो 3 साल यानी एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स किससे कि असेसमेंट ईयर से, यानी असेसमेंट ईयर से एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स यानी 3 साल तक वो रीओपन कर सकते हैं 50 लाख से कम का इवेजन है तो। और वो कब करेंगे, जब उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी 50 लाख से अगर नीचे है तो 154 जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि उस केस में आप CIT या DI या प्रिंसिपल CIT या प्रिंसिपल D। लेकिन अगर आपका 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का इवेजन है तो उसमें आपका टाइम लिमिटेशन है 10 इयर्स का, और वो टाइम लिमिटेशन जो 10 इयर्स का है उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा CCIT और DG या प्रिंसिपल CCIT और DG, जिसकी भी पोस्टिंग उस स्टेट पे है, उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। Okay, sir, what is your view on this? Is it mandatory to pass order under section 148A before issuing notice under 148? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि सिर्फ सर्च को छोड़ करके, सर्च के केस को छोड़ करके आपको 148 के ऑर्डर पास करने पड़ेंगे, इवन सर्वे में भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 148A में सर्वे को एक्सक्लूड नहीं किया है, सिर्फ सर्च को ही एक्सक्लूड किया है। इसलिए सर्च के केस को छोड़ करके आपको सारे केस में 148 के ऑर्डर पास करने पड़ेंगे। ओके, सो सर, इसी से कनेक्टिंग एक क्वेश्चन है कि व्हाट शैल बी द असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ सर्च केसेस आफ्टर 1 अप्रैल 2021? इसी से कनेक्टिंग है ये। देखिए, आपको ये समझना होगा कि अभी प्रोविजंस सबके लिए एक हो गए हैं, 10% फर्क होगा कुछ। जैसे सर्च के केस में मैं बताता हूँ क्या फर्क है, जो दूसरे केस है और सर्च के केस में क्या फर्क होगा। एक तो उन्होंने मैंडेटरी आपको जो है मैंडेटरी 3 इयर्स ओपनिंग करना है केस, 3 इयर्स ओपनिंग करना है मैंडेटरी 3 इयर्स, यानी कब 3 इयर्स, कौन से साल, जिस साल आपका सर्च हुआ है उसके पिछले 3 साल में आपको मैंडेटरी ओपनिंग करना है। उसके बाद आपको
अब वो जो सर्च में पहले एबेटमेंट वर्ड था एक, अभी इन्होंने एबेटमेंट वर्ड हटा दिया। एबेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज सर्च जब हमारी हुई तो उस टाइम हमारे कुछ 143 के केस ओपन हैं, कुछ हमारे 147 के केस ओपन हो सकते हैं। तो पहले के प्रोविजन में इन्होंने एबेटमेंट का एक प्रोविजन दे रखा था कि वो सारी एबेटेड कर जाती थी, लेकिन अभी नए प्रोविजन में उस वर्ड को इन्होंने नहीं दिया है। इससे लगता है कि बहुत सी प्रोसीडिंग एक साथ हो सकती है। यानी 143.3 हमारा मान लीजिए पहले से जो खुला हुआ है, सब ये किसी एसएससी का 19-20 का असेसमेंट ईयर का 143.3 चल रहा है या 147 में केस चल रहा है, तो वो भी असेसमेंट ऑर्डर उनको पास करना पड़ेगा और ये सर्च के आधार पर फिर से 3 साल का इनको रीओपन करना पड़ेगा। फिर इन्होंने जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल, देखिए सर्च के केस में सारे प्रोविजंस एक जैसे हैं, सिर्फ 148 ए को उनको फॉलो नहीं करना है, लेकिन देर आर सो मेनी विंडोज ओपन हियर आल्सो। क्या विंडो ओपन रखे हैं? इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स। देखिए जब ब्लॉक पीरियड, यानी पहले जो हमारे प्रोविजन थे उसके पहले प्रोविजन जो थे हमारे ब्लॉक पीरियड का कॉन्सेप्ट था, और ब्लॉक पीरियड के कॉन्सेप्ट के पहले ये सेटल्ड लॉ था कि इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स के आधार पर ही सर्च में असेसमेंट होंगे। तो इन्होंने फिर एक ब्लॉक पीरियड कॉन्सेप्ट लाए थे। उस टाइम हम लोग रिटर्न एक ही भरते थे, हमारे पुराने साथी सबको याद होता है कि उस टाइम एक रिटर्न जाती थी और वो रिटर्न में सिर्फ हम लोग इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स के आधार पर वो रिटर्न भरते थे और उस पर एक असेसमेंट हो जाता था। और उसके पीछे जो ग्राउंड दिया गया था कि जो उन्होंने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स 153A की पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि वन इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स के आधार पर ही असेसमेंट होना चाहिए सर्च के केस में, क्योंकि 132 एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है डिपार्टमेंट के पास में। इसमें when they conduct the search, it infringes the private privacy of the citizens, which is granted by the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्राइवेट प्राइवेसी का जो इनको राइट्स दे रखा है ऐसे को सिटीजन्स को, वहां वो इन्फ्रिंज करता है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स ने पार्लियामेंट ने जाकर के इसको पावर दिए, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में दी। ठीक है, आप ये कर सकते हैं सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। अब जब आपका जुरिडिक्शन ही मिल रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के कारण, यानी आप 132 करके, अंडर 132 या 132A करके ही आप जब जुडिक्शन ले रहे हैं इसमें नए कानून में भी, तो नए कानून में भी ले रहे हैं तो आपको असेसमेंट इंक्रीमेंटिंग मटेरियल यानी जो रिजल्ट हुआ उस सर्च का उसके आधार पर ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने सब कुछ ओपन रखा है, कुछ इसको एड्रेस नहीं किया इस इश्यू को, जो कि सबसे ज्यादा लिटिगेशन इसी इश्यू पर हुए हैं सर्च के केस में। 153 के मामले में भी हुए और उसके पहले ब्लॉक पीरियड के पहले के समय में भी हुए। तो ये इसको इनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये इनको भी मानना चाहिए कि सर्च एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, और जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करके आप किसी के घर में और किसी के ऑफिस में आप घुस रहे हैं और वहां का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के आधार पर, वहां अगर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल मिला है आप असेसमेंट कीजिए, उनसे टेक्स्ट लीजिए। लेकिन अगर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल नहीं मिला है तो वहां पर आपको असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। और वो आपको अभी जो इन्होंने कहा कि 148 फॉलो नहीं करना चाहिए, जब आप इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए हैं, इतना मेहनत कर गए, तो अगर आप फॉलो कर ही लेते हैं वहां पर भी, तो आपको डिपार्टमेंट को क्या नुकसान होता है? कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा कि 6 साल के केस ओपन हो जाते थे, असेसमेंट एडिशन एक ही साल में होता था, क्योंकि 5 साल के केस में तो कोई मटेरियल ही नहीं रहता था। तो अभी इनको 3 साल का मैंडेटरी कर दिया खोलने के लिए। तो ये अगर उसी स्टेज पर, प्रीवियस स्टेज में अगर 148 में अगर एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एसएससी को, तो स्क्रीनिंग हो जाती है। जिस साल में मेरा इंक्रीमेंटिंग मटेरियल है उस साल का मेरा रीओपन कर देते, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण फिर लिटिगेशन तो होंगे सर्च के केस में, क्योंकि डिपार्टमेंट को चूंकि ये एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि इंक्रीमेंटिंग मटेरियल पर ही असेसमेंट होगा, तो वो करेंगे इंक्रीमेंटिंग मटेरियल पर असेसमेंट, और ये सारे के सारे एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे केस। थैंक्स फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। सर, एक सवाल बार बार आता है, जो पहले भी आता था, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट इफ देयर आर एडिशनल इनकम व्हिच कम्स टू द इंफॉर्मेशन ऑफ एओ, तो क्या वो उस पे भी इनकम स्किपिंग असेसमेंट कर सकते हैं क्या, और रीअसेस कर सकते हैं क्या एओ? देखिए, अभी 147 का जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है वो पहले भी 147 के एक्सप्लेनेशन में था कि सपोज असेसिंग ऑफिसर ने जुडिक्शन एज्यूम किया किसी इंफॉर्मेशन के आधार पर, जो इंफॉर्मेशन डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 148 में, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग उनको कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है
कि ये सम अदर इनकम विच इज चार्जेबल टैक्स और एस्केप्ट असेसमेंट है, तो उसका असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, ऐसा एक्सप्लेनेशन 47 में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फिर लिटिगेशन होंगे। लिटिगेशन इसलिए हुआ कि एक डिसीजन हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब जब आपने, आपका जो फाउंडेशन है 148 का वो क्या है, जब आपने इंफॉर्मेशन के आधार पर, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको जुडिक्शन मिला, अगर वो इंफॉर्मेशन गलत है, सपोज किसी एसएससी का ये इंफॉर्मेशन आया सीबीडीटी का कि इनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख रुपया है, और इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 10 लाख दिखाया नहीं दिखाया, और उस केस पर उनका 148 हो जाता है। और असेसमेंट में फिर जब पाता है असेसिंग ऑफिसर कि साहब ये तो इनका चाहे तो टैक्सेबल इनकम नहीं था, या फिर ये इस पर टैक्स दे दिए थे, वो इस तरह से हो सकता है सपोज कि अभी बेनामी एक्ट में भी हस्बैंड वाइफ के नाम से और वाइफ हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर वाइफ ने मान लीजिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है और वो प्रॉपर्टी परचेज की है हस्बैंड के नाम से, तो प्रॉपर्टी तो हस्बैंड के नाम से है, लेकिन एक्चुअल ओनर यहाँ वाइफ है, तो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जुड़नी चाहिए वाइफ के हैंड्स में। तो वो जब हस्बैंड की इंफॉर्मेशन आई, तो वो जब असेसमेंट में ये सब बातें जब एविडेंस देंगे एसएससी, तो वहां पर वो उसको ड्रॉप कर देंगे कि यहाँ इस पर तो एडिशन नहीं हो सकता, और वहां जब एडिशन नहीं हो सकता तो उस केस में वो दूसरे इनकम पर अगर वो एडिशन करते हैं तो वो शायद फिर लिटिगेशन इनवाइट करेगा और टेस्ट होंगे फिर ये कोर्ट में। Sir, moving to the next question. Now, can an AO reassess or assess income of an assessment year, which is also already a subject matter of appeal or reference or revision? कोई ऐसा केस है जिसपे सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील ऑलरेडी है, उस पर अपील फाइल हो चुकी है, क्या उस असेसमेंट ईयर का एओ क्या रीअसेस कर सकता है अंडर दिस प्रोविजन? देखिए ऐसा है कि इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जो सेटल्ड लॉ है आज के दिन, वो सेटल्ड लॉ ये है डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा कि जो इनका सब्जेक्ट मैटर जो इशू है, सब्जेक्ट मैटर जो इस इशू पर आप अपील में हैं, तो हायर अथॉरिटी के यहाँ, यानी चाहे सीआईटी अपील चाहे एपीलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस इश्यू को छोड़ करके ये रीओपन कर सकते हैं अगर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई उस पार्टिकुलर असेसमेंट में। ओके ओके। और एक चीज अब ये बताइए कि जो टाइमलाइन है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 आफ्टर द प्रोविजंस ऑलरेडी बीन लैप्स्ड ऑन वन और आफ्टर बिफोर 1 अप्रैल 2021, तो नई टाइम लिमिट क्या है इसमें? इसमें एक बहुत नामी केस रेफरेंस भी है जो हम पढ़ रहे थे, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये केस हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि जब एक्ट आता है उस टाइम पर जो ईयर टाइम बार्ड हो गए हैं, जो असेसमेंट ईयर टाइम बार्ड हो गए हैं, वो टाइम बार्ड ही रहेंगे। लेकिन अभी सबसे ब्यूटी है इस बार के प्रोविजंस में कि 149 में वो प्रोविजन इन्होंने डाल दिया है, वो इशू को इन्होंने एड्रेस कर लिया है। यानी अब जो, यानी एक अपील को जो असेसमेंट ईयर हमारे टाइम बार्ड हो रहे थे, और चूंकि इन्होंने 6 साल से 10 साल कर दिया, तो उसके कारण वो 10 साल नहीं होगा। इसीलिए मैं कहना है कि 14-15 टाइम बार्ड आज भी हो गया है। 14-15 में अब ये नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं, अब इशू करेंगे 15-16 में, क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन इन्होंने सेक्शन 149 में दे दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है सर, एंड इस पे हमें बहुत सी क्वेरीज मिली है, एंड देयर आर लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु हैव आस्क्ड अस आल्सो कि वेदर अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड ऑन द ग्राउंड that the claim of expenditure has been allowed in the assessment year, which was disallowed under section 40A(1)(IA) above 50 लाख। तो 50 लाख के से ऊपर का एक्सपेंडिचर कोई डिसअलाउ था, उस केस में क्या 148 का नोटिस दिया जा सकता है? देखिए अभी जो सेटल्ड लॉ है, वो सेटल्ड लॉ ये है कि रिव्यू इज नॉट परमिजिबल अंडर सेक्शन 148। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू करने के लिए आपको हम 148 रीओपन करने नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने इस इशू को एड्रेस नहीं किया, जबकि ये भी बहुत लिटिगेशन इस इशू पर बहुत सी लिटिगेशन हुई है। तो ये क्योंकि जब मटेरियल्स व्हिच इज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय अगेन यू आर आस्किंग फॉर रिव्यू द सेम मटेरियल्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दो थिंग्स आर नॉट परमिटेड। लेकिन अभी जो इन्होंने सीएनडीजी का जो इशू डाल दिया है, तो सीएनडीजी तो जो ऑलरेडी रिव्यूड इशू है उसी को रिव्यू करने बोलेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो इशू पर असेसिंग ऑफिसर ने अपना माइंड अप्लाई कर लिया है, उसी के ऊपर अपना ऑब्जेक्शन दे रहे हैं।
तो ये थिंग्स समय आने पर ये सब टेस्टेड होंगे। एक इम्पोर्टेंट इशू मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इम्पोर्टेंट इशू मुझसे छूट गया। देखिए अभी जो 50 लाख से ऊपर का जो इवेजन होगा, 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का इवेजन होगा, उसके 10 ईयर्स का इन्होंने टाइम लिमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन डाल दिया इन्होंने। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डेट इवेजन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स। अब एसेट्स का भी इन्होंने एक इंक्लूसिव डिफिनेशन डाल दिया है कि वो एसेट्स क्या होनी चाहिए। वो एसेट्स होनी चाहिए लैंड या बिल्डिंग या बैंक डिपॉजिट्स या शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इस तरह के 4 तरह के ये इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेज, ये चार पांच तरह के एसेट्स उसमें डाल दिए। अब ये आप बहुत से लिटिगेशन पैदा करेंगे, क्योंकि आप सपोज बहुत से हमारे टेक्निकल एडिशन होते थे। सपोज हमारा एडिशन 56 में कोई हमारा इवेजन पकड़ा गया 50 लाख से ऊपर। 56 हम लोग जानते हैं जब हम परचेज करते हैं प्रॉपर्टी को और वो जो रजिस्टर्ड वैल्यू से कम में हमने खरीदा, या 50C में हमने बेच दिया रजिस्टर्ड वैल्यू से कम में, या फिर डीम्ड डिविडेंड का मामला आ गया, या सेक्शन 40A3 में केस पेमेंट का मामला आ गया, या मान लीजिए कि आपको ऐसे बहुत से टेक्निकल एडिशन नन डिडक्शन ऑफ TDS आ गया 40A का। तो ये अभी जो प्रोविजन इन्होंने बनाया है, इससे ये लगता है कि 50 लाख से ऊपर का इस तरह का इवेजन में, चूंकि एक्सप्रेस प्रोविजन है वहां, डिवीजन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एसेट्स, तो वो एडिशन नहीं करेंगे, करना चाहिए इनको, वो एडिशन नहीं करने चाहिए। और वो एडिशन अगर CNDG या CBDT में फ्लैग करती इंफॉर्मेशन तभी वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने जब एक्सप्रेस प्रोविजन डाल दिया एक्ट में कि ये एवेजन रिप्रेजेंटेड बाय द एसेट्स होना चाहिए, लेकिन वहां बहुत से एसेट्स को छोड़ भी दिया है, जैसे केस नहीं डाला, जैसे स्टॉक नहीं डाला। लेकिन चूंकि वहां लिखा कि एसेट्स इंक्लूड्स, ये नहीं बोल रहा है कि एसेट्स ओनली इंक्लूड्स। अब ये कह सकता है डिपार्टमेंट की इंक्लूसिव, तो ये इतना तो मानेंगे कि ये एसेट से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये हमारे जो टेक्निकल एडिशन होते थे, ये एडिशन आप छूटेंगे अगर ये करेंगे, तो एक तो इनको करना नहीं चाहिए क्योंकि एक्सप्रेस प्रोविजन है। दूसरी बात, जो इसमें 10 लाख जो 50 लाख से ऊपर में, इनको 10 साल में ही रीओपन करना है, और ये इस तरह की बातें हैं। ओके 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 सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जानना चाहते थे कि अगर मान लीजिए एमलगमेशन हो गया है किसी कंपनी का, या देयर इज एन एसएससी हु हैज एक्सपायर्ड एंड ही इज नो मोर, और एओ को पता है ये नॉलेज, क्या उसके बाद भी क्या एओ 148 में नोटिस दे सकता है उस केसेस में? देखिए एक डिसीजन हुआ है इसमें, और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि अगर आदमी की डेथ हो गई है और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन उनके नॉलेज में है, और अगर नॉलेज में नहीं भी है, मान लीजिए ठीक है, अगर वो आदमी की डेथ हो गई और आदमी के नाम से अगर नोटिस इशू हुआ तो वो तो इनवैलिड हो गया। सिमिलरली आपका एमलगमेशन के मामले में भी ये डिसीजन आ गया है कि एमलगमेटेड कंपनी के नाम से अगर आप नोटिस इशू कर रहे हैं तो वो वैलिड नोटिस नहीं है। ओके ओके सर, एक आखिरी सवाल है मेरे तरफ से, और उसके बाद आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड वी विल टेक 3-4 क्वेश्चंस क्विकली because we are already running out of time, sir. So we have already discussed in terms of what are the benefits of this new system over the old provision, कि opportunity of being heard है, और there are different other benefits है, there is a consolidation, 3 year कर दिया। एक बहुत बड़ी चीज है कि 3 साल का ही लिमिट है 50 लाख से कम का इवेजन का। तो जो छोटे बिजनेसेस है, MSME है, SME है, वो उनको अब ये नहीं वरी करना है कि अगर मेरा इवेजन 50 लाख से कम है तो मैं 10 साल या 6 साल का वो स्ट्रेस नहीं लेना है। बड़ा इवेजन के लिए 10 साल है सर, बट मेरी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो छोटे बिजनेसेस है अब उनको 3 साल से ज्यादा का वरी करने का दरकार नहीं है। सही सर? मेरा भी एकदम आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर 50 लाख से कम का इवेजन है तो इनका टाइम लिमिटेशन अभी 3 ईयर्स की है। तो अब ये चीजें तो बहुत अच्छी है, जैसे ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो 90% या 95% जो इवेजन है इंडिया में, वो 50 लाख से कम का ही होगा। 50 लाख से ऊपर जो इवेजन है वो बहुत कम है, तो आई थिंक वर्कलोड भी कम होगा डिपार्टमेंट का। बट सर एक चीज ये बताइए कि ये जो नया प्रोविजन आया है, इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इफ कंपेयर टू द ओल्ड प्रोविजन? तो कुछ तो चीज होगी जो ओल्ड प्रोविजन में अच्छी थी, जो अब हम मिस कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि वो एसएससी के अगेंस्ट में है या उससे प्रॉब्लम आएगी, तो वो 3-4 पॉइंट क्या है?
देखिए एक तो ये मैं पहले तो ये 10 ईयर्स किया, वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अब 10 साल तक आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ये जो बिजनेस को इंकरेज करना चाहते हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ हो गया है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इंफॉर्मेशन बेस्ड ही देना चाहते हैं, चाहते हैं। ये सारी बातें जब आप मान रहे हैं और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, तो 10 ईयर्स करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और इससे डिपार्टमेंट को भी नुकसान होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की रेवेन्यू 10 साल आपने रेफर कर दिया अगर कोई इवेजन का केस है। क्योंकि डिपार्टमेंट का इस बार ही आपने देख लिया कि जब टाइम बारिंग हो रहे थे तो सारे 148 इन्होंने डिस्पोजल कर करके नोटिस इशू कर दिया। तो अगर आप 3 साल भी रखते या 5 साल रखते तो उसमें भी वही रिजल्ट मिलता, बल्कि वो रिजल्ट आपको जल्दी मिलता। तो ये एक तो डिसएडवांटेज हुआ कि ये जो इन्होंने 6 ईयर्स को बढ़ा करके 10 ईयर्स कर दिया, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। सेकेंड जो है, इन्होंने सीएनए की जो इन्फॉर्मेशन को फिर इंफॉर्मेशन के विंग में इंफॉर्मेशन में ले आए हैं, जो कि अभी तक ये सेटल होता है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आप रीअसेसमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज टेंटामाउंट टू रिव्यू ऑफ द ऑलरेडी एग्जामिन्ड रिकॉर्ड्स। तो उस इश्यू में भी डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि चूंकि इन्होंने एक्सप्रेस प्रोविजन डाल दिया। ठीक है, टेस्टिंग तो होगी, क्योंकि आपने लेजिस्लेशन में लेके आए हैं, तो अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लोग चैलेंज करेंगे, और जब चैलेंज करेंगे तब आएंगे। तो उस टाइम पर, क्योंकि सीएनडीजी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अब वो किसी जुडिशियल अथॉरिटी के जुडिशियल वर्क को सुपरवाइज करे, तो वो मेरे ख्याल से हायर कोर्ट कितना उसको एक्सेप्ट करेगा, टाइम बिल पे। तो ये इस तरह के डिसएडवांटेजेस इस नए स्कीम में। बाकी ओवरऑल ये स्कीम बहुत अच्छी है, और इनके इंटेंट और ऑब्जेक्ट्स पर कोई डाउट नहीं है, और इन्होंने काफी प्रयास किया, काफी एफर्ट्स किया। सबसे अच्छा काम किया कि कॉमन प्रोविजंस कर दिया तीनों के लिए। सर्वे के लिए हम लोग शायद कुछ नहीं बोल पाए, तो सर्वे में डिसएडवांटेज इन्होंने कर दिया कि सर्वे पहले के जो ओल्ड प्रोविजंस थे उसमें सर्वे के लिए, असेसमेंट के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं था। एक्चुअली एक्शन प्लान के थ्रू 1 साल का असेसमेंट कर लेते थे, यानी ईयर ऑफ सर्वे का असेसमेंट ये करते थे, लेकिन वो एक्शन प्लान के थ्रू करते थे। वो उनके पास इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अभी इन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन लेके आए कि उसमें भी 3 साल की ये माना जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर को 3 साल रीओपन करना है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात इन्होंने की है कि उसको एक्सक्लूड नहीं किया 148A से। 148A से सिर्फ सर्च के केस में एक्सक्लूड किया है। तो सर्वे केस में 148A जब एक्सक्लूड आपने नहीं किया है, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा 148A, और वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पर 3 साल में 1-2 साल वैसे ही ड्रॉप हो जाए। और अगर कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिलता है एसएससी के यहाँ, और कोई इवेजन ऑफ टैक्स मिलता है, तो ठीक है, वी डोंट सपोर्ट फॉर इट दैट एसएससी इज रिक्वायर्ड टू पे दैट टैक्स। क्योंकि ये अगर किसी का टैक्स ड्यू है तो देना चाहिए, लेकिन किसी को हरासमेंट भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का टैक्स ड्यू नहीं है तो उसको हरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी ये सर्वे के केस में इन्होंने सिर्फ ईयर ऑफ सर्वे को अभी भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। अब उसका असेसमेंट कैसे होगा ये अभी जब एक्शन प्लान आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आज के दिन अगर किसके सर्वे होता है तो वो कैसे उसका असेसमेंट होगा, ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ। और इसी तरह सर्च का भी, ईयर ऑफ सर्च के बारे में वहां भी वो छोड़े हुए हैं। ईयर ऑफ सर्च में भी उन्होंने नहीं लिखा है कि जिस साल सर्च होगा उस साल का असेसमेंट कैसा। वो कहते हैं पिछले 3 साल का असेसमेंट, पिछले साल का 3 साल का रीओपन असेसिंग ऑफिसर करेंगे। लेकिन ईयर ऑफ सर्च में ये क्या होना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए था। इनको एक्सप्रेस प्रोविजन ही ले आते हैं उसमें तो ज्यादा बेटर है। सर एक सवाल है सीए रितिका का। शी वांट्स टू नो कि व्हाट कैन बी द रीजन फॉर नॉट एग्जेम्प्टिंग सर्वे फॉर 148A व्हेन इट इज कंसीडर्ड डीम्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, ये रीजन तो इन्होंने कोई एक्सप्लेनेटरी ये मेमोरेंडम टू एक्सप्लेन मेमोरेंडम में तो नहीं दिया। लेकिन अगर आप इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन एसएससी के फेवर में ही जाता है, क्योंकि एसएससी को एक इनिशियल स्टेज में अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब वो 148A को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करेंगे तो उनको मटेरियल देना पड़ेगा सबसे पहले 100 पेज में कि आपके सर्वे में मुझे ये मटेरियल मिला है, इसके ऊपर आप अपना कमेंट्स दें। और उस कमेंट्स को फिर वो कंसीडर करके वो 148 की नोटिस अगर जरूरत होगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर के वो देंगे। सर एक सवाल है रायपुर से। वो ये बोल रहे हैं कि वो रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि ये सब जितने असेसमेंट्स है ये ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। ये देखिए, अभी तक जो कानून है उसके हिसाब से सिर्फ सर्च
यानी सेंट्रल सर्किल में जो केस आएंगे सर्च और सर्वे, ये सेंट्रल सर्किल के में जाएंगे केस, और वहां वो अभी तक फेसलेस नहीं किया सेंट्रल सर्किल को। लेकिन अदर देन सर्च एंड सर्वे 148 जो केसेज हैं वो फेसलेस होंगे। ओके, तो 148 के अदर देन सर्च एंड सर्वे केसेस जो है वो फेसलेस है, वो ऑनलाइन है। आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हम और सवाल सॉरी टू से नहीं ले पाएंगे। सो I would thank everyone, all the participants, especially Dhanbad branch, R.K. Patnia sir, and all the participants. I see as of now 728 people have joined, and it's so fulfilling and hearty to see that our efforts are being appreciated by people around the world, tax professionals, businesses, MSME, small businesses, and we will continue to do this. We will continue to do this, and we will continue to have more webinars, and we will continue to spread the information and knowledge so that जो टैक्स के प्रोविजंस हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज में हम इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन एक्सप्लेन टू टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, सो कि वो क्या उस चीज को समझ सके और उस चीज के बारे में एज अ बिजनेस ओनर उस चीज को अप्रिशिएट कर पाए। आई थिंक विद दिस आई हैंड ओवर टू दीपांजलि टू कंक्लूड दिस वेबिनार so that we can move to the next stage. Thank you, Alok. And of course, we will keep on doing this. कोविड सिचुएशन में हम लोग किसी से मिल तो नहीं पा रहे, पर ऐसे ही हम लोग टच में रहेंगे। एंड आप लोगों को भी अगर कोई भी क्वेरी हो अबाउट दिस वेबिनार या फिर और कुछ भी दैट यू वांट अस टू टेक अप टू डिस्कस, फील फ्री टू राइट टू अस। आप आलोक को भी लिख सकते हैं, alok@taxmantra.com में। आप टीम को भी लिख सकते हैं, info@taxmantra.com में, and we will definitely try to take it up. ये वीडियो आज की we will process and we will put it on YouTube also बहुत जल्द। तो आप हमारे चैनल टैक्स मंत्रा ग्लोबल यूट्यूब में जाके ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हम लोग आपको मेल करेंगे हमारे नेक्स्ट वेबिनार के टॉपिक, डेट डिटेल सब कुछ के साथ। वी होप टू सी यू देयर टू। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू द पैनलिस्ट्स, thank you Prateek sir, thank you all the other people who have joined us through Facebook Live. We have got great impressions on there also. So we will end this. Thank you everybody for joining in. And एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि we are going through a very very difficult phase, and I think मेरे जीवन में ये सबसे difficult phase है जहाँ पे pandemic है और इतनी negativity है हमारे around। तो सीए प्रतीक ने भी ये चीज बोली थी कि हमें इस सिचुएशन को यूज करके हमें पॉजिटिविटी में आना चाहिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए। तो एक तो चीज है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, और कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बिकॉज ये जो टाइम है, ये टाइम अगर हम बिता लेते हैं देन वी विल ऑल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड आई होप वी विल कम आउट वेरी स्ट्रांगली एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एंड एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए जब हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें, एंड आई होप दैट यू ऑल विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एंड वी विल कम बैक विथ मोर वेबिनार्स। विद दिस आई थैंक Patnia sir, and I also thank Dipanjali for hosting and conducting this webinar and doing so well. हम लोग फेसबुक पे भी लाइव थे अभी, और हमारे पेज के थ्रू, और जो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर पाए फॉर बेनिफिट ऑफ not only the taxpayers, professionals, but the society at large. With this, I thank everyone once again, and bye till the time we join again. Till then, stay safe, stay happy, and stay positive. Thank you.